अभिव्यक्ति और उस पर प्रतिबंध दोनों लगभग साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे जैसे अभिव्यक्ति का भूगोल चौड़ा होता है वैसे वैसे प्रतिबंध का गणित भी कठिन होता है और सख्त होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति और प्रतिबंध के आशयों का थोड़ा विस्तार जरूरी है। हम सिर्फ उसे शब्दबद्ध अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रख सकते, क्योंकि कर्म भी एक तरह की अभिव्यक्ति है और हमें कर्म से जो अभिव्यक्ति होती है उसको भी अपने विचार के घेरे में लेना चाहिए। और प्रतिबंध भी सिर्फ कानूनी प्रतिबंध नहीं, तरह तरह के प्रतिबंध हैं। परिवार प्रतिबंधित करता है, समाज प्रतिबंधित करता है, संपादक प्रतिबंधित करते हैं, कुलपति इत्यादि करते हैं, विभागाध्यक्ष करते हैं, लेखक दूसरे लेखकों को करते हैं, संगठन दूसरे संगठनों को करते हैं। तो प्रतिबंध के भी बहुत सारे रूप हैं। लेकिन इन पर विचार करने के लिए जिन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है उनमें एक तो है संविधान और राज्य। आप सब चतुर सुजान हैं, जानते ही हैं कि संविधान में अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता दी गई, लेकिन ये भी बार बार कहा जाता है कि उस अधिकार को मर्यादित करने का हक भी है, यानी वो अमर्यादित स्वतंत्रता नहीं है। और राज्य क्या करता है क्या नहीं करता है इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे, पर वो ज़रूरी है। दूसरा है समाज और उसकी संस्थाएं, जो राज्य से अलग हैं। हो सकता है कि जिसको राज्य प्रतिबंधित न भी करना चाहे उसको समाज के दबाव में उसे करना पड़े। समाज का दबाव भी एक थोड़ा ढीला ढाला सा प्रत्यय है, क्योंकि समाज के लिए कौन बोल रहा है और समाज ने किसको हक दे रखा है कि वो उनके लिए बोले, इस पर भी हम थोड़ी देर में आते हैं। फिर दूसरा जो बौद्धिक सृजनात्मक समाज है, उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, उनमें अभिव्यक्ति की कितनी गुंजाइश है, उनमें किस तरह के प्रतिबंध हो सकते हैं। मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बड़ा पक्षधर माना जाता है। स्वयं मीडिया किन चीज़ों को प्रतिबंधित करता है? मसलन अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ही लें तो उस पर लगभग सारा साहित्य और सारी कलाएं प्रतिबंधित हैं, बिना कहे प्रतिबंधित। उनके लिए कोई जगह ही नहीं होती। हम जैसे दो चार दुम छल्लों को कभी कभी बुला लिया जाता है क्योंकि हम थोड़े वाक्पटु हैं, लेकिन साहित्य में क्या हो रहा है, कलाओं में क्या हो रहा है, इसकी खबर देना भी, कोई मर जाए बेचारा तो सब शोक संदेश लेने जुड़ पड़ते हैं, लेकिन अगर जिंदा लेखक कुछ कर रहा हो, मसलन अभी शमसुर रहमान फारूकी ने एक महान उपन्यास लिखा, लेकिन उसकी कोई खबर कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न होगी, ये पक्का है। ये भी एक अभिव्यक्ति को बाधित करने का माध्यम बनता है। फिर धर्म, इस पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा, हालांकि मैं देर देर कह के कितनी चीज़ों को भूल भी जाऊंगा शायद, खुदा जाने। और अक्सर अभिव्यक्ति जब संकट में पड़ती है उसके भी 4-5 मुद्दे तय हैं। एक तो यौन संबंधों को लेकर अगर आपने कुछ कहा वगैरह, हालांकि आपको याद दिलाएं कि एक ज़माने में बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य का पद बनाया था और पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास के विरुद्ध एक अभियान चलाया था। उस अभियान में ये निर्णय कौन करे कि ये उपन्यास अश्लील है कि नहीं है, तो उन दिनों भारतीय जन का एक ही सुप्रीम कोर्ट था, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के पास उपन्यास भेजा गया। उस ज़माने में ऐसे राजनेता थे जो इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम भी लड़ रहे थे और उपन्यास पढ़ने के लिए भी समय निकाल लेते थे। महात्मा गांधी ने वो उपन्यास पढ़ा और एक पोस्ट कार्ड बनारसी दास को लिखा, प्रिय बनारसी दास,
मैं ये उपन्यास पढ़ गया हूँ, इसमें अश्लील कुछ भी नहीं है, बापू के आशीर्वाद। ले, इतना बड़ा अभियान ध्वस्त हो गया। दूसरा प्रसंग है, लोलिता जब आई, नाबोकोव का उपन्यास, तो कस्टम ने रोक लिया अश्लीलता के आरोप में। उसकी एक प्रति नेहरू के पास पहुंची। नेहरू तब तक इतने राजनेता हो गए थे कि वो उपन्यास नहीं पढ़ सकते थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को दिया और इंदिरा गांधी रात भर में लोलिता पढ़ गई और सुबह उन्होंने कहा कि पापू, देयर इज नथिंग ऑब्सीन इन दिस नॉवल। तो कस्टम ने उसको, तो ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि राजनेता और राजनेता में फ़र्क होता है। तो एक तो यौन संबंध बहुत, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा। हमारा राष्ट्र इस कदर असुरक्षित है कि कोई भी आदमी उसकी सुरक्षा को चुनौती दे सकता है और ऐसे कानून हैं जिसमें उसको बंद किया जा सकता है। पहली विडंबना तो ये है कि दरअसल इस देश में, यानी हमारे लोकतंत्र में, आलोचना की वृत्ति कमज़ोर पड़ रही है। आलोचना के नाम पे गाली गलौज देना, लांछन लगाना, ये कोई आलोचना नहीं हुई। आलोचना की वृत्ति कम हो रही, यानी प्रश्नांकन करने की हमारी जो क्षमता थी वो धीरे धीरे शिथिल पड़ रही। दूसरी बात, आज हमारा आप साहित्य देखें तो सारा के सारा नव पूंजीवादी व्यवस्था, बाजार और भूमंडीकरण, अनामिका जी का शब्द, इत्यादि इत्यादि के विरुद्ध है। और राजेंद्र यादव भी हर संपादकीय में 17 विवादास्पद या विवादोत्पादक उक्तियां कहते हैं, लेकिन इनको कोई खतरनाक नहीं मानता। मतलब कभी कभार एक आध बार कभी कोई शारीरिक सलूक करने कोई पहुंच गए हुड़दंगे, लेकिन उनको छोड़ दें तो इस सारे साहित्य को, जो कि व्यवस्था विरोधी है, जो नवपूंजीवाद विरोधी है, कोई खतरनाक नहीं मानता। आज तक किसी लेखक, किसी महत्वपूर्ण लेखक की कोई कृति प्रतिबंधित नहीं हुई। हिंदी में कोई ऐसा लेखक, प्रेमचंद वगैरह का ज़माना छोड़ दीजिए, स्वतंत्रता के बाद जो भी किताबें प्रतिबंधित हुई हैं वो साहित्य इत्यादि के रूप में घटिया किताबें, मैं गाली वाली दे दी, कुछ कर दिया, ये कर दिया, लेकिन कोई महत्वपूर्ण लेखक इस अर्थ में प्रतिबंधित नहीं हुआ है। तो यानी इसका अर्थ ये है कि राज्य हमको खतरनाक नहीं मानता, हम भले अपने को बहुत खतरनाक समझते रहे। दूसरी बात यह है कि रचना से नहीं घबराती, विचार से घबराती। अरुंधति रॉय यहाँ नहीं है, उनके उपन्यास पर किसी को आपत्ति नहीं हुई। एक अंग्रेजी में लिखा गया भारतीय उपन्यासों में एक महत्वपूर्ण कृति है, उस पर कोई आपत्ति नहीं हुई। जब उन्होंने अपने विचार व्यक्त करना शुरू किए निबंधों में और वक्तव्यों में और कुछ अपनी कारगुजारियों से, तब आपत्ति शुरू हुई और वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनना शुरू हो गई, लेकिन उपन्यास के कारण नहीं हुई। बल्कि हमारा राज्य, आप जानते हैं, आप चतुर सुजान हैं, हालांकि मुझे कई बार शक होता है कि आप इतने चतुर सुजान हैं कि मैं इतना चतुर सुजान हूं कि आपको बार बार चतुर सुजान कहने की जरूरत पड़े। पर बहरहाल राज्य कमजोर पड़ रहा है, जिसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य को एक केंद्रीकृत शक्ति के रूप में पुनः स्थापित करने की ज़रूरत है, लेकिन जिसका अर्थ ये ज़रूर है कि राज्य बहुत सारे दबावों में, वो खुद तो सहनशील है, लेकिन बहुत सारे उसे उकसाने वाले तत्व पैदा हो गए हैं, शक्तियाँ पैदा हो गई हैं, जिनकी भावनाएं आहत होती रहती। अब ये एक नया चोचला पैदा हुआ है जो बहुत ही प्रभावशाली है। उनको किसी ने नियुक्त नहीं किया है, वो स्वनियुक्त हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनका काम ही हुड़दंग करना है और इसके लिए किसी को नियुक्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद वो कुछ राजनीतिक दलों के हुड़दंगिए हरावल दस्ते भी हैं, कम से कम कुछ तो हैं उनमें से। मसलन
मैं मैंगलोर गया था तो वहाँ पिछले दिनों कोई श्री राम जाने क्या सभा का नाम था, जिसमें पब में अगर लड़कियां रात को देर से हों तो वगैरह, फिर अक्सर बिना पढ़े या संदर्भ से काट कर उसको लेकर, मतलब सलमान रश्दी के उपन्यास को अधिकांश मुसलमानों ने नहीं पढ़ा, अधिकांश भारतीयों ने भी नहीं पढ़ा। अच्छा उपन्यास है, बुरा उपन्यास है, कम से कम वो एक गंभीर लेखक हैं, उनके उपन्यास को पढ़े बिना। एक बार इस पर टेलीविजन पे मेरी एक साहब से बहस हुई, उनसे मैंने बार बार पूछा कि आपने उपन्यास पढ़ा है? उनका नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ूंगा। ऐसे अपढ़ या कम पढ़ या न पढ़ लोग राज्य को विवश कर सकते हैं। अब लिखते समय हमको ये ध्यान रखना होगा कि अपनी भावनाओं को आहत करने के अलावा किसी लेखक को किसी और की भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है। खुदा जाने संपादक आहत हो जाए, प्रकाशक आहत हो जाए, आलोचक तो आहत ही आहत रहते हैं। तो ये जो आहत भावनाओं का एक बड़ा भारी परिसर बन गया है, ये इसको मीडिया का भी बहुत समर्थन प्राप्त है। आप जरा इस तरह का कोई एक हुड़दंग कर दीजिए तो आप मीडिया पे आ जाएंगे, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह के ये जो बिला खर्च इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आने की सुविधा इन हुड़दंगों को मिली हुई है, वो भी अद्भुत है। बाकी सबको तो खर्च वर्च देना पड़ता है, लेकिन इनको तो मीडिया अपने आप ही लोक लेता है। और ये असल में लोकतंत्र की मर्यादाओं को सिकोड़ने, सख्त बनाने और असहिष्णु बनाने में बहुत निर्णायक भूमिका दुर्भाग्य से निभा रहे हैं। और इसके पीछे तो राज्य अक्सर प्रतिबंध की ओर अगर कभी प्रवृत्त भी होता है तो इन हुड़दंगियों के कारण। कोई नहीं पूछता कि तुमको किसने अधिकार दिया है उस पूरी जाति या उस संप्रदाय या उसके लिए बोलने का, लेकिन वो बोलते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं और हम सुनते हैं। आजकल तो हम और कुछ करते भी नहीं, वैसे भी सुनते और देखते हैं। मूर्ख पेटिका के सामने सुबह से शाम तक बैठ के सारा विचार भी अब दूसरे ही करते हैं। अब जो सिविल समाज है वो चुप रहकर, निष्क्रिय रहकर इस तरह की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई को समर्थन देता है, क्योंकि वो चुप है। 10 हुड़दंगे मिलके किसी भी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस संप्रदाय के बाकी लोग चुप रहते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि उस संप्रदाय, उस जाति या उस समूह के व्यापक जो समाज है वो अपनी आवाज़ उठाए। एक सवाल ये भी है कि हमारी जो बौद्धिक और स्वायत्त संस्थाएं हैं, इनकी क्या भूमिका है? विश्वविद्यालय और जो बहुत सारे स्वायत्त संस्थाएं हैं जो राज्य पोषित हैं, राज्य से धन पाती हैं, लेकिन काफ़ी उनका रिकॉर्ड बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और ख़राब है। अब आप अगर देखें तो अभी चेन्नई विश्वविद्यालय में एक घटना हुई जहाँ एक कोई इस्लामी विदुषी थी, उनको व्याख्यान देना था और चूँकि वहाँ के पुलिस ने कह दिया कि कानून व्यवस्था को कुछ ख़तरा होगा तो उनका व्याख्यान रद्द कर दिया गया। सौभाग्य से वहाँ के कोई हाजी या मौलवी ने इसका विरोध किया है और कहा है कि नहीं, उनको व्याख्यान देने। ये हालत है चेन्नई जैसे पुराने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की। कालीकट विश्वविद्यालय में एक कविता थी, कोई कौन सा वो अमेरिकी ससरा जेल है जिसमें जो लोग भुगत रहे थे सज़ा, उसके लोग एक कविता थी, वो उस कोर्स में शामिल थी। उसको निकाल दिया कि यानी कविता हो सकती है कि अच्छी ना हो। हमारे यहाँ भी आखिर स्वतंत्रता संग्राम में जो बड़े बड़े कवि थे, उनसे बड़े कवि तो छायावादी निकले। हालांकि बेचारे जेल नहीं गए कभी, न निराला गए, न
पंत गए न प्रसाद गए। लेकिन उस कविता को रखने का जो औचित्य था वो एक अकादमिक औचित्य था कि हमको ये जानना चाहिए कि ऐसे जेल में बंद एक व्यक्ति की काव्यात्मक अभिव्यक्ति क्या है, लेकिन उसको हटा दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको याद ही होगा कि ए.के. रामानुजन का निबंध हटा दिया गया। इसलिए हटा दिया गया कि उसमें रामायण के कई संस्करण थे और अकादमिक काउंसिल ने पास किया, भले हुड़दंगियों के दबाव में किया हो, लेकिन किया तो अकादमिक परिषद ने। एनसीईआरटी की मैं एक उस समिति में मैं भी था, इसमें प्रेमचंद और धूमिल और ऐसे 4 लेखकों पर आपत्तियां उठाई गई थी। हम लोगों ने उस एक समिति, विशेषज्ञ समिति ने उन आपत्तियों को खारिज कर दिया और ये एक महत्वपूर्ण बहस थी। उसको हंस ने नहीं छापा क्योंकि इनके अपने प्रतिबंध हैं, क्योंकि इनको लगा कि ये कोई बात नहीं है तो होता ही है। एनसीईआरटी में अभी कोई एक पुस्तक थी जिसमें लिखा हुआ है वॉन्डरिंग सेंट मीरा, तो एक राजपूत सभा ने इस पर आपत्ति की कि वॉन्डरिंग सेंट कहना इस राजपूत रमणी का अपमान है, तो वो वॉन्डरिंग शब्द हटा दिया गया। तो ये एक बहुत ही विचित्र किस्म की, बड़ौदा विश्वविद्यालय में वो एक प्रदर्शनी चल रही थी। उस समय डीन थे शिवजी पणिक्कर, जो बहुत प्रसिद्ध कला इतिहासकार हैं। उनको निलंबित कर दिया, वहाँ से हटना पड़ा। आजकल वो यहाँ दिल्ली के अंबेडकर विश्वविद्यालय में हैं और वहाँ के इतने बड़े शैक्षिक समुदाय ने इस पर चूं नहीं की। तो हम ये दोष दूसरों पर लगाने के पहले कि राज्य नहीं कर रहा, राज्य के अलावा समाज क्या कर रहा है ये भी देखने की ज़रूरत है, और उन संस्थाओं में क्या हो रहा है जिनको स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्राप्त है। अगर मैं कई बार ये सोचता हूँ कि अगर हमारे साहित्य पर प्रतिबंध नहीं लगा तो ये तो खैर सौभाग्य की बात है कि अच्छा ही है कि नहीं लगा, लेकिन क्या इसका एक अर्थ ये है कि हम कुछ बहुत ही सुरक्षित चौहद्दी में काम करने के अभ्यस्त हो गए? मुक्तिबोध ने एक आंतरिक सेंसर की बात की थी, और ये बात की थी उधर 7वें दशक और 6ठे दशक के अंत पर कि एक अभ्यंतरीकरण हो सकता है, हम कर लेते हैं अपने मन में कि ये नहीं करना है। तो क्या ऐसा हो गया है? इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। अब मुझे लगता है, और इससे मैं अपनी बात 2 बातों से समाप्त करूंगा, कि पुरुषों के बजाय स्त्रियों ने अधिक साहस दिखाया है। ये आकस्मिक नहीं है कि यहाँ जो 2 महिलाएं नहीं आई हैं वो दोनों लेखिकाएं हैं, और उन दोनों लेखिकाओं को इस प्रतिबंध का दंड भुगतना पड़ा है। लेकिन आप अगर ध्यान दें तो अरुंधति राय, तस्लीमा नसरीन के अलावा वो इरोम, क्या नाम है महिला का मणिपुरी में, जो मणिपुर में, मेधा पाटकर, अरुणा रॉय, ये सब हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विस्तार की उजली छवियां। इनके मुकाबले और इनमें से अनेक विफलता की, गरिमा की छवियां भी हैं। मेधा पाटकर सफल नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर सफल नहीं हुई, लेकिन विफलता का भी महत्व होता है। विफलता के भी कुछ कर्तव्य हैं कि आप जानते हैं कि आप विफल होंगे, लेकिन हम फिर, आखिर हम सब विफल लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, आप में से कुछ होंगे सफल, लेकिन कम से कम यहाँ बैठे तो सभी विफल हैं। विफल मतलब
इस अर्थ में विफल कि हमको इस समाज में जो जगह, जो आवाज़ उठाने का मौका मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। अब हम में से किसी का कोई भूमिका नहीं, और ये कोई भूमिका हमें देने वाला नहीं था। ये भूमिका साहित्य को और साहित्यकारों को स्वयं प्राप्त करनी थी। अपने प्रदेश और अंचल की राजनीति से प्रतिबंधित लोग हैं, वो राजनीति हमारी परवाह नहीं करती। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हर दिन होना ज़रूरी है, हर मुकाम पर होना ज़रूरी है, लेकिन ये पहचानने की भी ज़रूरत है कि उस पर जो प्रतिबंध आयद होते हैं, उनमें से कितने प्रतिबंधों में हम खुद अपनी चुप्पी से, अपनी निष्क्रियता से, अपने दबे छुपे समर्थन से शामिल हैं। प्रतिबंध हम पर लगें अगर हमने अभिव्यक्ति का वैसा खतरा उठाया हो जिसका जिक्र मुक्तिबोध ने कई दशकों पहले किया था। धन्यवाद।